अनिरुद्ध के मन में अब कोई संशय बाकी नहीं था। उसने ठान लिया था कि अब जनक को उसका हक दिलाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी लड़ना पड़े। शहर लौटने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसे सुनकर पूरा घर हिल जाएगा। शाम का समय था। पूरे परिवार के सामने अनिरुद्ध ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं अर्शी से तलाक लेने जा रहा हूँ और आज ही जनक को इस घर में वापस लाने वाला हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। दोपहर की धूप सिर पर तप रही थी, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में आज एक अजीब सी ठंडक थी, इस सच्चाई की कि उसने आखिरकार वह फैसला ले लिया है जो उसे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। वह सीधा अर्शी के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से की मिलीजुली चमक थी। जैसे ही अर्शी ने उसे देखा, उसकी आवाज़ गूंज उठी। क्या हुआ? अब किस बात की सफाई देने आए हो? अनिरुद्ध ने बहुत शांत लहजे में कहा। मैं सफाई नहीं देने आया अर्शी, एक फैसला सुनाने आया हूँ। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अर्शी के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या? तलाक? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नहीं, अनिरुद्ध ने ठहर कर कहा। यह मजाक नहीं है। मैं बहुत पहले समझ चुका था कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का है और अब मैं इसे और नहीं खींच सकता। आज ही मैं जनक को अपने साथ इस घर में लाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में कोई परेशानी है तो तुम अपना सामान समेट सकती हो। तुम्हारा जो भी हक है, डिवोर्स मनी, प्रॉपर्टी हिस्सा, सब मिलेगा, लेकिन अब और नहीं। अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अनिरुद्ध बिना रुके वहां से निकल गया। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में ठहराव था, क्योंकि आज वह जनक के लिए खड़ा हो रहा था। गांव में जनक अभी भी अपने कमरे में बैठी थी। पराशर की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने अनिरुद्ध खड़ा था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन साथ ही एक सच्ची चमक भी थी। जनक, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इस बार हमेशा के लिए। जनक कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से कहा, इतनी आसानी से कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, अनिरुद्ध। मैं जानता हूँ, अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन मैं वह सब करने आया हूँ जिससे यह रिश्ता फिर से जिए और तुम खुद को अकेला न समझो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पराशर, जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसने जनक की ओर देखा और सिर हिलाकर इशारा किया। जनक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना बैग उठाया और अनिरुद्ध के साथ चल दी। जैसे ही वे शहर के घर पहुंचे, अर्शी की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनक को इस घर में लाने की? यह मेरा घर है, मेरी जगह है। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। तभी पीछे से एक शांत लेकिन सख्त आवाज़ आई, और तुम कौन होती हो जनक को इस घर में रहने से रोकने वाली? हम सब चाहते हैं कि जनक हमारे साथ हमारे घर में रहे। वैसे भी तुझे तो मेरा भाई तलाक देने वाला है। बहुत जल्द तू खुद ही इस घर से जाने वाली है। फिर किस अधिकार से तू आज इस घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है? अर्शी कुछ बोलती, उससे पहले मिमी ने जनक का हाथ थामा और कहा, चलो जनक, अब ये घर तुम्हारा भी है। तुम्हारा स्थान कोई नहीं छीन सकता। अर्शी स्तब्ध खड़ी रह गई, जैसे कोई बिजली उसके सिर पर गिर गई हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। वह गुस्से से कांपती हुई सीधे अपने कमरे में गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अब मैं और नहीं सह सकती। अनिरुद्ध मुझे तलाक दे रहा है। उसने जनक को घर में घुसा दिया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। देख लेना, वो सोचता है मैं हार मान जाऊंगी, लेकिन मैं उसे बर्बाद करके रहूंगी। फ़ोन के उस पार उसकी माँ ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्शी अब सुनने के मूड में नहीं थी। वह अपने गुस्से में खुद को खो चुकी थी। उसकी दुनिया, उसका झूठा घमंड, सब कुछ धीरे धीरे चटकने लगा था। नीचे जनक अब उस घर के एक कोने में बैठी थी, जहाँ कभी उसने अपने लिए कोई जगह नहीं सोची थी। लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसे भी अपनापन मिल सकता है। अनिरुद्ध पास आया और धीरे से बोला, माफ़ करना, मैंने बहुत देर कर दी। जनक ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, अब बस देर मत करना अनिरुद्ध। भरोसा एक बार टूटा था, अब दोबारा नहीं टूटना चाहिए। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया, इस बार मजबूती से, एक वादा लेकर कि यह रिश्ता अब आंधियों से लड़कर बचेगा और जीतेगा। घर में भले ही शांति का आभास था, लेकिन तूफान अब भी दबा हुआ था, और वह तूफान अब मिमी और अर्शी के बीच फूटने वाला था। जनक के घर में आने के बाद
माहौल कुछ दिनों तक सामान्य रहा, लेकिन मिमी को धीरे धीरे कुछ बातें खटकने लगीं। जब उसने जनक से गांव की घटनाओं के बारे में सुना, कैसे बुआ और कंता अचानक वहां पहुंच गई थीं और जनक की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी, तो मिमी को शक हुआ। उसने बातों को जोड़ना शुरू किया और उसकी नज़रें सीधी अर्शी और उसके पिछले षड्यंत्रों की ओर घूम गईं। एक दिन मिमी घर की लाइब्रेरी में बैठी कुछ पुरानी फाइलें निकाल रही थी, जब उसे अर्शी के कमरे में रखा एक बैग दिखा जिसमें कुछ दस्तावेज और नकद रुपए थे। शक गहराया। मिमी ने पराशर और अनिरुद्ध को भी इन बातों में शामिल किया। उन्होंने तहकीकात शुरू की और जल्दी ही एक घरेलू नौकर के जरिए उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। गांव में जनक को जहर देने की कोशिश में कंता को किसी ने पैसे दिए थे और वह पैसे अर्शी ने ही भिजवाए थे। इस सच का पता चलते ही मिमी का खून खौल उठा। उसने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहा जाएगा। उसी शाम जब पूरा परिवार ड्राइंग रूम में मौजूद था, मिमी ने सबके सामने अर्शी को ललकारा। अब और नहीं अर्शी, अब हर सच सामने आएगा। अर्शी, जो खुद को अब भी घर की बहू समझ रही थी, बोली, अब कौन सा नया ड्रामा शुरू कर रहा?